गरीब माँ की 5 बेटियों की विदाई। माँ, हम बाकी लोगों की तरह अपने पिता और दादा दादी बुआ के साथ क्यों नहीं रहते हैं? क्या हमारी कोई फैमिली नहीं है? हम आपके साथ ही रहते हैं शुरू से। हाँ माँ, बताइए ना। जब सब हमसे सवाल करते हैं तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है। हमारा परिवार क्यों नहीं है? अब अपने बच्चों को क्या बताऊं कि उनकी सुरक्षा के लिए मैंने उस परिवार को ही छोड़ दिया, वरना आज ये इस दुनिया में ना होती। वो अजीब दिन था, आज भी मुझे याद है। कुछ सालों पहले अमृता के पास ऑलरेडी 3 बेटियां थी, जिनकी उम्र 3 से 9 साल तक थी, और अमृता जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली थी। पर सास ससुर अमृता से चिढ़े हुए रहते थे। सुबह सुबह कमला और विनय भिगोए हुए बादाम खा रहे थे, तभी 3 बच्चियां काव्या, नेहा, मालती कहती हैं, दादी दादू दीजिए ना, ये हमें भी खाना है। हाँ दादी दीजिए ना। मेडो भी बाबा। तुम छोरियों के लिए ही तो मैं काजू बादाम भिगोती हूँ, ताकि तुमको खवा सकूं। तेरी माँ ने मेरी छाती पर 3-3 लड़कियां डाल दी हैं। ये नहीं कि एक भी वंश दिया हो मुझे अभी तक। सही कहा तुमने, 2 बार इसकी माँ का चेकअप करवाया था, तब भी लड़कियां थी। मैं तो कहता हूँ अभी भी जाकर चेकअप करवा लो। अगर लड़की हुई तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे इस घर का वारिस चाहिए। वैसे भी इसकी माँ जुड़वा बच्चों को जन्म दे रही है इस बार। अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम पहले ही काम तमाम करवा देना। सही कह रहे हो आप। वो अमृता इतनी मनहूस है, अगर उसके पेट में अभी लड़कियां हुई तो इस घर की 5-5 पोतियां हो जाएंगी, और पोता एक भी नहीं, और सारे जगत में तू तू अलग। वही तो अरविंद, 5-5 लड़कियों की शादी 30-40 लाख में होगी। कितना दहेज देना पड़ेगा दूसरों को। चलो यहाँ से अपनी माँ के पास, जरूरत नहीं है इधर आने की। कमला डांट कर अपनी तीनों पोतियों को भगा देती है। जाते जाते नेहा से कमला का पसंदीदा फूलदान गिर जाता है, जिस वजह से कमला उसे एक थप्पड़ मार देती है। निकम्मी, मनहूस की बेटी भी मनहूस ही होती है। आखिर एक काम नहीं होता तुझसे ठीक से, जाकर अपनी माँ से इसे साफ करवा। मैंने जानबूझकर नहीं किया था दादी। चल भाग यहाँ से, कम बखत कहीं की, बस नुकसान करना आता है हर चीज का। तीनों बच्चियां अपनी माँ के पास चली जाती हैं। हॉल से दूर खड़ी अमृता ये सारी बातें सुन लेती है और वहां से फूलदान के टुकड़ों की सफाई करके कमरे में जाकर रोने लगती है। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। माँ जी ऐसा सोच भी कैसे सकती है? अरे बेटियां तो भगवान का दिया हुआ एक तोहफा होती हैं। बेटियां घर की इज्जत और लक्ष्मी होती हैं। अगर मेरे होने वाले बच्चे लड़कियां ही हुई तो माँ जी तो उन्हें इस दुनिया में आने ही नहीं देंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं यहाँ से भाग जाऊंगी अपनी तीनों बेटियों को लेकर। 4 दिन बाद कमला अमृता को डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए ले जाती है, जिसकी रिपोर्ट्स में साफ कमला को पता चल जाता है कि उसकी बहू इस बार भी लड़कियां ही जन्मने वाली है। ये बात अमृता को जैसे ही पता चलती है, वो अपनी सास, पति, ससुर सबका विरोध करके अपनी तीनों बेटियों को घर से लेकर गर्भवती के समय में निकल जाती है, जहां उसे 3-4 दिन तक घर जगह खाने पीने के लिए भटकना पड़ता है। मम्मा मम्मा, पानी पानी। अरे रुक मेरी बच्ची, मैं तुझे अभी पानी लाकर देती हूँ। माँ, मेरे पैर दर्द हो गए और भूख भी लगी है। फिर अमृता अपनी बच्चियों के लिए पास की दुकान से हाथ फैलाकर पानी और खाने का सामान लाकर उन्हें देती है। फिर समय के साथ साथ धीरे धीरे किसी सेठ के घर नौकरानी का काम करके अपनी बेटियों को पाल पोस कर बड़ा करती है। उन्हें पढ़ाती लिखाती भी है। माँ, तुम ख्यालों में खो गई हो। हम आपसे कब से बात कर रहे हैं, आप जवाब ही नहीं दे रही। बताइए ना, हमारा बड़ा परिवार क्यों नहीं है? ये समझ लो, अगर तुम्हारा कोई बड़ा परिवार होता तो तुम्हारे दादा दादी या पिता होते तो आज तुम इस दुनिया में नहीं होती। इसलिए मैंने उनमें और अपने बच्चों में से तुम 5 बेटियों को चुना। तुम ही मेरा सहारा और मेरा परिवार हो। जो भी तकलीफें झेली हैं सब तुम 5 के लिए ही की हैं, इसलिए उनका जिक्र मत करो जो है ही नहीं। माँ, हम 5 को माफ कर दीजिए अगर आपको हमारी किसी बात से ठेस पहुंची हो तो। नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं बहुत खुश हूँ कि तुम 5 ही मेरी बेटियां हो। देखना, तुम्हारी शादी बहुत अच्छे से करूंगी, भले ही गरीब हूँ।
अच्छा, तुम्हारा नाश्ता मैंने बना दिया है, कॉलेज जाओ और पढ़ाई पर ध्यान देना, गलत बच्चों से दूर रहना। मैं भी काम पर जा रही हूँ। जी माँ। पांचों लड़कियां सरकारी कॉलेज में जाकर पढ़ती हैं। ठीक सामने लड़कों का कॉलेज था और कॉलेज के 5 लड़के राजवीर, कबीर, गौतम, गौरव, नील, जो कि भाई थे, वो उन 5 गरीब लड़कियों को पसंद करते थे। एक शाम उनका रास्ता रोक कर कहते हैं, हे सुनो, देखो हम पांचों काफी समय से तुम पांचों से बात करना चाहते हैं। डरो मत, एक्चुअली हम पसंद भी करते हैं। देखो, जो तुम सोच रहे हो वैसा हो नहीं सकता, और ना ही हम ऐसी वैसी लड़कियां हैं। हम बस पढ़ाई करके घर जाना चाहती हैं। देखो, ऐसा वैसा हम भी नहीं सोच रहे हैं, बस बात करना चाहते हैं। दोस्त बनने में क्या है। नहीं, माँ को पता चला तो वो हमें बहुत डांटेंगी, इसलिए हमारा रास्ता छोड़ दो। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन हम प्यार करते हैं, उसका क्या। तुम सब बहुत अच्छी हो। भूल जाओ, वैसे भी तुम अमीर हो और हम गरीब। हमें फर्क नहीं पड़ता। पर हमें पढ़ना है। ये कहकर पांचों लड़कियां घर चली जाती हैं। वहीं दूर खड़ा कमलेश ये सब देख लेता है। ये मेरे बेटे नौकरानी की लड़कियों से प्यार करते हैं। ये इन्होंने क्या किया, लेकिन अपने बच्चों की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अमृता से ही बात करता हूँ। कमलेश के घर में अमृता झाड़ू पोछा का काम कर रही थी। तभी वह उसकी 5 बेटियों का हाथ अपने बेटों के लिए मांगता है, जिसे सुनकर अमृता मना कर देती है। साहब, आपके सामने हमारी कोई हैसियत नहीं है, इसलिए मैं अपनी बेटियों की शादी आपके बेटों के साथ कैसे कर सकती हूँ। तुम सोच भी सकती हो क्या बोल रही हो। अच्छा नहीं किया तुमने। इसी वजह से कमलेश चिढ़ के मारे 2-4 दिन बाद अमृता को चोरी के इल्जाम में काम से बेइज्जत करके निकाल देता है। अमृता बहुत रोती है, लेकिन वो कुछ नहीं सुनता। ये बात जब उसकी 5 बेटियों को पता चलती है तो अपनी माँ की बेइज्जती का जवाब देने वो उसके घर जाती है। ये देखकर 5 बेटे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, तुम 5 यहाँ पर हमारे प्यार को एक्सेप्ट करने आए हो। इसका मतलब ये तुम 5 का घर है। हम इसलिए नहीं आए हैं। तुम्हारे पिताजी ने मेरी माँ पर जो इल्जाम लगाया है वो बहुत घटिया था। क्या? ऐसा क्या हुआ था? मालती उन 5 भाइयों को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर उन्हें अफसोस होता है और वो अपने पिता से बात करते हैं। वो आवारा थे लेकिन आदर्शवादी थे। उसके 5 बेटे कमलेश को बहुत कुछ कहते हैं, जिससे उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो बच्चों, तुम्हारी खुशी के लिए मैंने गलत तरीका अपना लिया। मैं अभी अमृता से माफी मांगकर तुम्हारे रिश्ते की बात करके आता हूँ। ये बोलकर कमलेश घर जाकर अमृता से माफी मांगता है। अमृता, मुझे माफ कर दो, मैंने अहंकार में ऐसे कर दिया, पर मैं दिल से तुम्हारी 5 बेटियों का रिश्ता लेने आया हूँ, अपने बेटों के लिए। वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। कोई बात नहीं मालिक, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया हो तो और क्या चाहिए। और वैसे भी आपने जो किया अपने बच्चों की खुशी के लिए किया। लेकिन आप जानते हैं मैं बहुत गरीब हूँ, अच्छे से शादी नहीं कर पाऊंगी, पर जो भी होगा उसे करूंगी। लेकिन 1 मिनट, मैं अपनी 5 बेटियों की मंजूरी लेना चाहती हूँ। काव्या, मालती, नेहा, कनिका, रोशनी, क्या तुम उन 5 से शादी करने के लिए राजी हो? हाँ माँ, उन्होंने हमारे लिए, आपके लिए अपने पिता के सामने स्टैंड लिया। इसका मतलब वो 5 बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम 5 की तरफ से हाँ है। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। अरे वाह, अब तो सारे बच्चे राजी हैं। समधन जी, मुंह मीठा करा दीजिए। बिल्कुल। फिर अमृता कमलेश को हलवा बनाकर खिलाती है। अमृता मेहनत से काम करके अपनी 5 बेटियों की शादी के लिए पैसे जोड़ती है और मंडप में पैसे खुद लगाती है। बाकी सारा खर्चा लड़के वाले करते हैं। इस तरह एक गरीब माँ अपनी 5 बेटियों की शादी 5 अच्छे दामाद के साथ करके उन्हें खुशी खुशी विदा कर देती है। नरेश ने दूसरी शादी भारती से कर ली थी। उसकी पहली पत्नी की बेटी निशा काली थी और उसकी दूसरी बेटी आराध्या गोरी थी। 8 साल की सौतेली काली बेटी से बहुत नफरत करते थे। ऐसे ही एक दिन वो आराध्या को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। मामा, मुझे भी अपने हाथों से खाना खिलाओ ना, मुझे भी भूख लग रही है। तू क्यों आई है यहाँ? मेरी मम्मी तुझे अपने हाथों से नहीं खिलाएंगी। काली का लूटी बैगन लूटी, हट। अरे आराध्या, तू ऐसे क्यों बोल रही है? तो कैसे बोलूं? ये तेरी मम्मी नहीं है, तेरी मम्मी कोई और है। मेरी मम्मी तुझे अपने हाथ से खाना क्यों खिलाएगी? मेरी बेटी बिल्कुल ठीक बोली, समझी? मनहूस काली कहीं की। अपने हाथ से खुद खाना खा, और तेरा रात का खाना रखा है उसे ही खाइयो। खबरदार जो अभी का खाना लिया तो
तेरे पापा के लिए बनाया है वो। ठीक है माँ। रोती हुई आराध्या रसोई में जाकर बासा खाना खा लेती है। फिर वो अपनी ड्राइंग बनाने लगती है तो भारती कहती है, फालतू का काम बंद कर और चुपचाप जाकर पोछा लगा। घर इतना गंदा कैसे हो रखा है? सफाई करनी नहीं आती तुझे? माँ मैंने पोछा लगाया था। पोछा लगाया तब भी इतनी गंदगी हो रही है। कुछ काम करना आता है तुझे या नहीं? माँ, कान में बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए माँ, मैं दोबारा पोछा लगा देती हूँ अभी। शाबाश, पूरा घर मुझे चमकता हुआ दिखना चाहिए। फिर छोटी सी निशा अपनी सौतेली माँ के कहने पर पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाती है। शाम को नरेश अपनी दोनों बेटियों के लिए एक बार्बी डॉल सेट लेकर आता है, जिसे देखकर दोनों बेटियां खुशी से नरेश के गले लग जाती हैं। वाह पापा, आप मेरे लिए कितनी सुंदर बार्बी डॉल लेकर आए हैं। पर इस काली बहन के लिए आपको काली बार्बी डॉल लानी चाहिए थी। राध्या, तू ऐसे क्यों कह रही है? अब तू काली है तो मैं तुझे बार बार ऐसे ही बोलूंगी, बदतमीज कलूटी लड़की, क्योंकि मैं तुझसे नफरत करती हूँ। बस आराध्या, ये तुम अपनी बड़ी बहन से ऐसे क्यों बोल रही हो? छोटी हो और ये क्या काला गोरा लगा रखा है? मेरे लिए तुम दोनों बेटी एक जैसी हो। पापा, मुझे निशा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसकी वजह से स्कूल में मेरा लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं कि मेरी काली बहन है। अब किसी को क्या पता कि ये मेरी बहन भी नहीं है बल्कि सौतेली बहन है। भारती, ये सब क्या है? मैं यहाँ पर नहीं रहता। कम से कम तुम्हें तो दोनों बच्चों के बीच प्यार रखना चाहिए। अजीब है, मैं इन दोनों को कितना संभालूं? अब नहीं मान रही तो क्या अपनी बेटी को इस सौतेली की वजह से चाटा मारूं? मेरा मतलब, मैंने निशा और आराध्या को प्यार से समझाया है। अब बाहर के बच्चे इन्हें क्या सिखाते हैं, आप भी कितना रोक लेंगे? आराध्या, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, ये तुम्हारी बड़ी बहन है तो थोड़ा इज्जत से पेश आओ। और ये सौतेली काली क्या होता है? मैं दोबारा ये सब नहीं सुनना चाहता हूँ। पापा, आप उसे डांटो मत, हम फिर से अपनी बट्टी कर लेंगे। देखो आराध्या, सीखो अपनी बहन से कुछ। बस पापा, आप मुझे ही डांटते रहते हो, इसे कभी कुछ नहीं कहते हो। मुझे किसी से कुछ बोलना ही नहीं है। रोते हुए आराध्या अपने कमरे में चली जाती है। निशा, तेरी वजह से पापा मुझे नहीं समझते, ना वो मुझे तेरे जितना प्यार करते हैं। मैं तुझसे नफरत करती हूँ। आई हेट यू। तू बहुत गंदी है, काली कहीं की। निशा उससे बात करने आती है, लेकिन आराध्या उसकी एक बात नहीं सुनती, उल्टा अपने कमरे से धक्का देकर भगा देती है। वक्त के साथ दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं। नरेश ने अपनी दोनों बेटियों का एडमिशन एक ही कॉलेज में करवाया था, पर दोनों साथ में ही रहती थी। आराध्या अपनी काली बहन का अपने दोस्तों के साथ अक्सर मजाक उड़ाया करती थी। उसे बहुत बुरा लगता था, लेकिन पलटकर उसे निशा कुछ भी नहीं कहती थी, न घर में न बाहर। भारती अभी भी उससे अपने घर में काम करवाया करती थी और जब चाहा उस पर हाथ उठाती थी। वहीं दूसरी ओर निशा हर वक्त बस मेकअप किया करती थी और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। और एक तरफ निशा इतनी पढ़ाकू थी कि हमेशा कॉलेज में फर्स्ट आती थी। इससे भी आराध्या बहुत ज्यादा चिढ़ती थी। एक शाम निशा खाना बनाकर भारती को दे देती है, जिसे खाकर वो गुस्से से कहती है, निकम्मी कहीं की, मैंने तुझे खाना बनाने के लिए कहा था या खाने में मिर्ची डालने को कहा था? तूने जानबूझकर ये सब किया है ना? पता भी है मेरा मुंह कितना जल रहा है। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। नहीं माँ, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने तो जरा सी ही लाल मिर्च पाउडर डाला है। निशा गिड़गिड़ाने लगती है, पर भारती एक नहीं सुनती और उसी सब्जी में ज्यादा मिर्ची डालकर जबरदस्ती निशा को खिला देती है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। आंखें लाल पड़ जाती है। वो अपने कमरे में बैठकर अकेले रोती रहती है। आखिर ये सब मेरे साथ कब तक होगा? काश माँ आप मेरे पास होती तो मुझे ऐसी जिंदगी जीनी नहीं पड़ती। पापा को भी मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, एक ध्रुव ही है जो मुझे समझता है। दरअसल 5 महीने पहले निशा की मुलाकात कॉलेज में ध्रुव से होती है। ध्रुव अमीर घर का लड़का था, जिसे कॉलेज में एक ही नजर में सीधी साधी लड़की निशा पसंद आ जाती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। वहीं आराध्या भी इसी समय से ध्रुव को पसंद करने लगी थी। अगले दिन कॉलेज में ध्रुव को देखकर वो कहती है, निकिता देखना, ध्रुव कितना अच्छा है। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, पर क्या करूँ, अभी तक बोल नहीं पाई। अपनी मम्मी को बोल सीधा उसके घर पर रिश्ता लेकर पहुंच जाए, फिर देख कैसे शादी होगी। ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही। फिर आराध्या अपनी माँ को जाकर ध्रुव के बारे में बताती है। भारती आराध्या से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो रिश्ता लेकर ध्रुव के घर चली जाती है, जहाँ वो दहेज का लालच भी देती है। तो ध्रुव की माँ अरुणा रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। पर मेरा छोटा बेटा साहिल भी है, उसकी शादी मैं आपकी दूसरे बेटी से करवाना चाहती हूँ। अगर आपको ये मंजूर है तो मुझे भी आपकी बात मंजूर है।
ठीक है, मुझे आपके दोनों बेटों का रिश्ता अपनी दोनों बेटियों के लिए मंजूर है। कुछ देर बाद अरुणा ध्रुव को ये बात बताती है। बेटा, तेरे लिए भारती जी के यहाँ से रिश्ता आया था। उनकी बेटी है ना, मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने तेरी उनसे शादी की बात तय कर दी है। सच माँ? आपको कैसे पता चला कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ? जरूर निशा ने अपनी सौतेली माँ को बता दिया होगा। वो इतनी भी बुरी नहीं है। ध्रुव बिना कुछ जाने पहचाने शादी की रजामंदी दे देता है। वहीं निशा को साहिल से शादी करने की बात पता चलती है तो वो टूट जाती है। मुझे लगा था कि भारती माँ मेरे लिए रिश्ता लेकर ध्रुव के पास गई होगी, पर ध्रुव की शादी आराध्या से हो रही है और वो उसे बहुत प्यार करती है। अगर मैंने सच बता दिया तो वो मुझसे और नफरत करेगी। शायद मुझे अपना बलिदान देना ही होगा। निशा अपनी बहन की खुशियों की खातिर साहिल से शादी करने के लिए राजी हो जाती है और अगले महीने चारों की शादी एक ही मंडप में हो रही थी। जब ध्रुव के पास आराध्या बैठती है तो वो कहता है, ये सब क्या हो रहा है? मैं तो आराध्या से प्यार नहीं करता हूँ, तो मेरी इससे शादी क्यों हो रही है? और मेरे भाई के साथ वहाँ निशा क्यों बैठी है? इसका मतलब मैंने माँ की बातों को गलत समझ लिया था। दोनों एक दूसरे को मंडप में आंखों में आंसू लिए देख रहे थे। जैसे ही ध्रुव उठकर जाता है तो निशा बहाने से उठकर बाहर ध्रुव के पास जाकर कहती है, ध्रुव, तुम जो कदम उठाने जा रहे हो वो मत करो। बचपन से मेरी बहन और माँ ने मुझसे नफरत ही की है, कभी प्यार नहीं किया। और अब जब आराध्या को खुशियाँ मिलने वाली है और उसे पता चला कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तो मैं उसकी नजरों में फिर गलत हो जाऊंगी और अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज मान जाओ और उससे ही शादी कर लो। तुम हमारे प्यार को कैसे भूल सकती हो निशा? मुझे लगा मेरी शादी तुमसे हो रही है। ये धोखा है। मैं सारी जिंदगी ऐसा नहीं जी सकता हूँ। उनकी सारी बातें घर के सभी लोग बाहर जाकर सुन लेते हैं। निशा, तू पागल है। माना कि तू बड़ी बहन है और मैंने तेरे साथ हमेशा बदतमीजी की है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू इतनी बड़ी कुर्बानी दे दे। मैं दो प्यार करने वालों के बीच में नहीं आ सकती हूँ। मुझे माफ कर दे। बचपन से मैंने तुझे बहुत परेशान किया, पर मैं तुझे इतना बड़ा दर्द नहीं देना चाहती हूँ। हाँ बेटा, ये तू क्या करने जा रही थी? इतनी बड़ी कुर्बानी। मुझे भी माफ कर दे। एक माँ बेटी के बीच जो रिश्ता होता है वो मैं तुझसे कभी बना नहीं पाई, जो तू अपने दिल की बात कहती। पर अब मैं तेरी शादी ध्रुव से ही करवाऊंगी। हाँ बेटा, और मैं आराध्या से शादी करना चाहता हूँ। आई लव हर। इसके बाद धूमधाम से ध्रुव अपनी निशा से शादी करता है और साहिल की शादी आराध्या से हो जाती है, जिसके बाद दोनों बहनों के बीच प्यार बढ़ जाता है और दोनों अपने ससुराल में खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।